29 अक्टूबर 1945 की तारीख। पेरिस में एक आदमी मेट्रो से उतरकर एक इमारत की तरफ बढ़ता है। आगे इमारत के सामने भीड़ जमा है। अंदर आज एक लेक्चर होना है, लेकिन भीड़ इतनी है कि दरवाजा तक नहीं दिखाई दे रहा। वो आदमी जो अभी अभी इस भीड़ में शामिल हुआ है, वो वही है जिसने अंदर जाकर लेक्चर देना है। ये सारी भीड़ उसी को सुनने आई है, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। वो आदमी कुछ कहता नहीं, चुपचाप धक्कों के हवाले हो जाता है। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी अटकते हुए, कभी झटकते हुए आगे बढ़ता है। दरवाजों से स्टेज तक पहुंचने में उसे 15 मिनट से ज्यादा लगते हैं। अगली सुबह अखबारों में इस घटना का हिसाब छपा। 30 कुर्सियां टूटी, 15 लोग गर्मी और भीड़ से बेहोश हुए। जिस कार्यक्रम के लिए ये सब कुछ हुआ था, उसका एक भी टिकट नहीं बिक सका, क्योंकि टिकट खिड़की ही तोड़ दी गई। लेक्चर पूरे 1 घंटे देर से शुरू हुआ। सोचिए इस लेक्चर का विषय क्या होगा। विषय था दर्शन, फिलॉसफी। इस एक शाम ने जॉन पॉल सार्त्र को पेरिस के सबसे बड़े नामों में शामिल कर दिया। 19 साल बाद 22 अक्टूबर 1964 को स्वीडिश अकादमी ने उन्हें साहित्य का नोबेल देने का ऐलान किया। सार्त्र ने लेने से मना कर दिया, इनाम भी, रकम भी। क्यों? क्योंकि सार्त्र चाकू नहीं होना चाहते थे। उनका पूरा दर्शन इस एक लाइन में समेटा जा सकता है: तुम चाकू नहीं हो। दूसरे लोग तुम्हें चाकू बना देना चाहते हैं, लेकिन जीवन का पूरा मर्म इसी बात में है, मैं चाकू नहीं हूं। तो क्या हूं? चाकू बनने का मतलब क्या है? चाकू ना बनने का क्या मतलब है? सार्त्र ने क्यों कहा नर्क दूसरे लोग हैं? नाजी कैंप में ज्यादा आजादी क्यों महसूस कर रहे थे सार्त्र? दुनिया की सारी मुसीबतों, मजबूरियों को बहाने का नाम क्यों दिया? क्या था सार्त्र का दर्शन? जानेंगे ये तमाम बातें आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं मीमांसा। चाकू, जैसा हमने अभी कहा, सार्त्र को समझने के लिए एक चाकू काफी है। सोचिए चाकू बनता कैसे है या कैसे बना है। पहले किसी कारीगर के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे कोई चीज चाहिए जो किसी सब्जी को काट सके, कागज काट सके या कुछ भी काट सके। तो फिर वो सोचता है कि धार हल्की, हत्था लकड़ी का होना चाहिए। ये सब नक्शा उसके दिमाग में पहले से था, लोहा बाद में उठाता है। यानी चाकू के होने से पहले उसका मकसद मौजूद रहता है। फिलॉसफी में इस मकसद को कहते हैं एसेंस और होने को कहते हैं एग्जिस्टेंस। चाकू के मामले में एग्जिस्टेंस से पहले एसेंस आता है, उसका उद्देश्य पहले आता है और उसका होना बाद में। अब दुनिया की लगभग हर चीज के बारे में ये कहा जाता है। इस चेस पीस का मकसद है कि इसे खेला जाए, मकसद पहले आया, ये बना बाद में। इस कुर्सी का मकसद पहले था, बनी बाद में। टेबल, किताब, ये कैमरा, सबका मकसद पहले से तय था और फिर वो अस्तित्व में आते हैं। हालांकि एक सवाल, कैमरे के पीछे बैठे हमारे दोस्त आनंद, क्या उनका मकसद भी पहले से तय था कि वो कैमरे के पीछे बैठेंगे? क्या मेरा मकसद तय था कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर से ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूंगा? जवाब ऑब्वियस में ना हो सकता है, लेकिन रुकिए, हो सकता है आनंद का मकसद कैमरे के पीछे बैठना ना रहा हो। लेकिन क्या आनंद का कोई मकसद था या कोई मकसद है? आनंद भाई कभी हाँ या कभी ना में सर हिला रहे होंगे, लेकिन अगर आनंद ये कहेंगे कि नहीं है कोई मकसद, तो तुरंत दुनिया की तमाम धार्मिक परंपराओं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हर धर्म में इंसान का कोई न कोई मकसद है, इम्तिहान, मुक्ति, जन्नत, कुछ न कुछ है। जबकि सार्त्र दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं इंसान पहले दुनिया में आता है, फिर तय करता है कि वो क्या है। उसके मामले में एग्जिस्टेंस पहले आता है, एसेंस बाद में। इसी लाइन को कहा जाता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। और अगर इंसान का कोई तय मकसद नहीं है, कोई तय रास्ता नहीं है, तो मानव स्वभाव भी तय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो जन्म से आपके अंदर हो और तय करे कि आप कैसा बर्ताव करेंगे। हालांकि ये बात यहाँ गलत लग सकती है, डीएनए, जेनेटिक्स से सब कुछ तय होता है, लेकिन फिर भी सार्थ की बात यहाँ मौजूद है, आपको आगे समझ में आएगी। देखिए, रोज हम इसका उल्टा मानकर चलते हैं जो सार्थ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि आपके होने से कुछ तय नहीं होता, पहले से कुछ तय नहीं होता। ये वैसा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं वो पहले से तय नहीं है। बात ऐसी है कि अक्सर हम लोग ऐसा कह देते हैं, यार मैं तो हूं ही गुस्सैल, हमारे खानदान में सब ऐसे ही होते हैं, या कह देते हैं मेरा तो मूड ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आएगा ही। सार्थ कहते हैं ये सब बहाने हैं। आप गुस्सैल इसलिए नहीं हैं कि आपका स्वभाव गुस्सैल है, आप गुस्सैल इसलिए हैं क्योंकि आपने बार बार गुस्सा करने का चुनाव किया। यह स्वभाव जैसी बात नहीं है, कोई स्वभाव आपके अंदर नहीं बैठा है, वो कुल आपके फैसलों का जोड़ है। सार्थ कहते हैं आदमी वही है जो वो करता है, यू आर वट यू डू। एक आदमी कहता है कि मेरे अंदर एक अच्छा लेखक छिपा है, बस मौका नहीं मिला, उसने कभी कुछ लिखा नहीं। सार्थ कहेंगे वो लेखक नहीं है, वो आदमी है जिसने लिखने का चुनाव नहीं किया। इरादा, भावना, अंदर की छिपी हुई काबिलियत, ये बातें सब हवा हवाई हैं। गिनती असली उसी चीज की है जो काम किया जाए। ये बात बड़ी निर्दयी लगती है और सार्थ इससे बचते नहीं हैं। वो लिखते हैं कि इंसान को आज़ाद होने की सज़ा मिली हुई है, आप मजबूर हैं आज़ाद होने के लिए। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप आज़ाद न रहें। सज़ा इसीलिए है क्योंकि आपने आज़ादी मांगी नहीं और अब आप इससे छुट्टी नहीं ले सकते। फैसला अगर आप टालते भी हैं तो वो भी फैसला आपका है। आदेश मानना भी आपका फैसला है, परंपरा निभाना भी आपका फैसला है। हर रास्ते के अंत में वो आपको, सार्थ आपको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि ये आपका फैसला है, आपकी जिम्मेदारी है। जून 1940 की बात है, जर्मन फौज ने, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जर्मन फौज ने फ्रांस को हराया और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। सार्थ उस वक्त फ्रेंच फौज में थे, युद्धबंदी बना लिए गए। उन्हें मालगाड़ी के एक डिब्बे में भरकर जर्मनी के एक युद्धबंदी कैंप में भेजा गया। एनी कोहन सोलाल अपनी किताब सार्थ लाइफ में उनका बयान दर्ज करती हैं। सार्थ इस कैंप में बिताई गई जिंदगी के बारे में कहते हैं कि मैंने उस कैंप में जैसी सामूहिक जिंदगी जी वैसी कॉलेज के बाद कभी नहीं जी थी। इसके बाद दूसरे शब्दों में कहते हैं मैं वहां खुश था। सितंबर 1944 में पेरिस के आज़ाद होने के तुरंत बाद उन्होंने एक लेख लिखा, नाम था खामोशी का गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ साइलेंस। इसकी पहली लाइन थी कि जर्मन कब्जे के दिनों से ज़्यादा आज़ाद हम कभी नहीं थे। वो 4 साल फ्रांस के लिए सबसे बुरे साल थे। समझिए आपके देश पर किसी और देश ने कब्जा कर लिया है तो कितने बुरे साल रहे होंगे। लोग उठा लिए जाते थे, जेल में भेजे जाते थे, मार दिए जाते थे। ऐसे हालात में सार्थ ने जब कहा कि हम तब ज़्यादा आज़ाद थे तो ये बात विरोध वाली तो है ही, अजीब सी भी लगती है। आप कह रहे हैं कि तुम गुलाम हो तो वो ज़्यादा आज़ादी है। सार्थ का तर्क कुछ यूं था, वो कहते हैं जब सब कुछ छिन जाता है तब आदमी के पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, उसका चुनाव। और तब हर काम, हर छोटे से छोटा काम एक फैसला बन जाता है। बोलना एक फैसला है, चुप रहना भी फैसला है, दरवाज़ा खोलना फैसला है, बंद रखना फैसला है। शांति के दिनों में ये सब आदत की तरह होता है। हम सोचते नहीं या खुद इंटेंशनली डिसाइड नहीं करते ऐसा करने की, लेकिन जब खतरा हो, जब मुसीबत हो, जब आज़ादी ना हो तो हर एक चीज़ डिसीजन बन जाती है। मतलब ये नहीं कि कब्ज़ा अपने आप में अच्छी चीज़ है, मतलब बस ये है कि आज़ादी तब दिखती है जब उसे छीना जा रहा हो। सार्थ कहते हैं हालात आपसे आपकी मूल आज़ादी नहीं छीन सकते, वो बस एक काम कर सकते हैं, वो आपके विकल्प कम कर सकते हैं, लेकिन आज़ादी फिर भी बरकरार रहती है। तो फिर लोग आज़ाद महसूस क्यों नहीं करते? अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा महसूस होता है कि ये सुबह से रात तक का जो शेड्यूल है वो किसी और ने बनाया हो, या इसमें थोड़ा बंधन तो महसूस होता ही है। सार्थ का जवाब है कि हम आज़ादी से भागते हैं जानबूझकर। अब एक एग्जाम्पल वो देते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं कि पेरिस में एक कैफ़े है, वहाँ एक वेटर टेबल पर आता है। ये सार्थ के साथ असल में हुआ था। अब वो देखते हैं कि वेटर की चाल ज़रा तेज़ है, वो ग्राहक की तरफ ज़रा ज़्यादा झुकता है। ऑर्डर सुनते वक्त उसकी आवाज़ में थोड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। वो ट्रे को इस तरह लेकर चलता है जैसे रस्सी पर चल रहा हो। हर बार कलाई की हल्की सी हरकत से ट्रे को संभाल लेता है।
सार्थ कहते हैं ये समझने में देर नहीं लगती कि ये आदमी क्या कर रहा है। वो वेटर होने का खेल खेल रहा है। बात ये नहीं कि उसे नौकरी करनी चाहिए या नहीं, ये बात नहीं है कि वो अब वेटरी ना करे तो क्या करे, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये बात उससे गहरी है, बात अंदर की है। सार्थ कहते हैं कि आदमी वेटर बनने की कोशिश ठीक उसी तरह कर रहा है जैसे मेज पर रखी स्याही की दवात होती है। दवात के पास ऑप्शन नहीं है। वो सुबह उठकर तय नहीं कर सकती कि आज दवात नहीं बनूंगी, लेकिन आदमी ऐसा नहीं हो सकता। वो अभी ट्रे को रखकर बाहर जा सकता है और ये जानता भी है, लेकिन जाता नहीं। और साथ ही दिक्कत ये नहीं है कि जाता नहीं, अब बात तो यही है कि कोई ना कोई नौकरी करेगा, लेकिन दिक्कत ये है सार्थ के अनुसार कि वो ये मानने से इनकार कर देता है कि रुकना उसका अपना फैसला है। तो वो खुद को यकीन दिलाता है कि चुनने को कुछ था ही नहीं, कि वो वेटर है, जैसे पत्थर पत्थर होता है, मैं वेटर हूं। अब ऐसा ही है तो है, क्या करें वाली ये की स्थिति रहती है कि आप ये सोचते हैं कि अब ये परिस्थितियां ऐसी हैं तो मेरे पास, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ और कर नहीं सकता। अगेन मैं बताना चाहूंगा, या ये बात अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है, ये बात नहीं कही जा रही कि आप ये करो या वो करो। बात बस ये है कि किसी भी हालत में करने का जो सहमति है या डिसीजन है वो हमारा ही होता है। छात्र, अब इस बात को हम जब कहते हैं कि वेटर के पास वेटर बने रहने की मजबूरी है, तो सार्थ कहते हैं ये एक खास चीज है। वो इसे नाम देते हैं मावेज ख्वा, अंग्रेजी में बैड फेथ, हिंदी में कहें तो खुद के साथ बेईमानी। ये अजीब किस्म का झूठ है। आम झूठ में दो लोग होते हैं, एक जो जानता है और एक जिससे छिपाया जा रहा है। यहां दोनों एक ही आदमी हैं और झूठ बोलने के लिए चूंकि सच का पता होना जरूरी है, वरना आप छिपाएंगे क्या, इसलिए वो आदमी अपने आप से झूठ बोलने में कभी कामयाब नहीं होता। कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हमको पता होता है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। वेटर पेरिस का था, लेकिन एक और एग्जाम्पल देखिए। एक आदमी है 10 साल से एक नापसंद नौकरी में है और हर हफ्ते कहता है कि छोड़ दूंगा। वो भी यही कह रहा है, उसकी EMI सच है, बच्चों की फीस सच है, लेकिन इन हालात ने उसका फैसला नहीं किया। उसने इन हालात को देखते हुए रुकने का फैसला किया। पहली बात कहने पर वो विक्टिम है, जबकि दूसरी बात कहने पर वो एक ऐसा आदमी है जिसने सुरक्षा को, नौकरी की सुरक्षा को, सैलरी की सुरक्षा को अपनी पसंद से ऊपर रखा है। नतीजा दोनों में एक ही है। नतीजे में आदमी चाहे ये बोले कि मैं मजबूरी में कर रहा हूं, या वो ये बोले कि ये मेरी चॉइस है कि मुझे सैलरी की सिक्योरिटी पसंद है, नतीजा दोनों में एक ही है। फर्क बस इतना है कि दूसरी बात में वो सच बोल रहा है। आई चूज टू डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट सिक्योरिटी, ये बात सच है। और साथ कहते हैं यही लोग बेईमानी करते हैं। और क्यों करते हैं? साथ का जवाब है डर। आप एक ऊंचे पहाड़ के किनारे पे खड़े हैं, नीचे गहरी खाई है, आपको चक्कर आने लगते हैं। आम समझ कहती है कि आप गिरने से डर रहे हैं। सार्थ कहते हैं नहीं, गिरने का डर तो बाहर ही है, रेलिंग लगा लीजिए, खतरा कम हो जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाइए, खतरा कम हो जाएगा। चक्कर लेकिन इसलिए आता है कि अचानक उस समय दिख जाता है कूदने से आपको कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं, रेलिंग भी नहीं। आप अगले 1 सेकंड में छलांग लगा सकते हैं, लगाएंगे नहीं लेकिन लगा सकते हैं। आपके और उस खाई के बीच में सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपका फैसला। यही बात इंसान को चक्कर में डालती है। सार्थ के अनुसार आप खाई से नहीं डर रहे, आप अपनी उस चॉइस से डर रहे हो कि मैं ये फैसला लेने को आजाद हूं। आपने अगर किरकेगार्ड वाला मीमांसा का एपिसोड देखा हो तो ये बात आपको शायद थोड़ी जानी पहचानी लगेगी। किरकेगार्ड ने भी एंजाइटी को आजादी का चक्कर कहा था। फर्क ये है कि किरकेगार्ड की बात में अंत में ईश्वर की बात आ जाती है, जहां वो लीप ऑफ फेथ की बात करते हैं कि आप अनजाने की तरफ छलांग लगाओ ताकि आप ईश्वर की तरफ बढ़ो। लेकिन सार्थ नास्तिक थे, उनके पास कोई ईश्वर नहीं था, इसलिए वो कहते हैं चुनो। 1940 के दशक की बात है। एक नौजवान सार्थ के पास आया सलाह मांगने की। 1940 में हुआ यह था कि लड़ाई के दौरान उसका बड़ा भाई मारा गया, पिता घर छोड़कर जर्मनों के साथ चले गए, घर में सिर्फ माँ बची, तो जीने का एक ही सहारा बचा, यही बेटा। तो अब ये आदमी गया सार्थ के पास कि मेरे पास 2 रास्ते हैं कि पहला तो मैं इंग्लैंड जाकर वहां लड़ रही फ्रेंच फौज में शामिल हो जाऊं और भाई की मौत का बदला लूं, दूसरा घर पर रुकूं, मां को संभालूं।
अब बात यह है कि दोनों ही असंभव चॉइसेस हैं। आप ये भी चाहते हो कि मैं अपने देश का साथ दूं, आप ये भी चाहते हो कि मैं अपनी माँ को संभालूं। अब इनमें से कौन सी बात सही है? सार्थ कहते हैं फर्क इससे नहीं पड़ता कि क्या चुनो, फर्क इससे पड़ता है कि चुनो। तुम आजाद हो इसलिए चुनो। कोई किताब नहीं बताएगी, कोई गुरु नहीं बताएगा, सार्थ खुद भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सार्थ के पास जाने का फैसला भी तो एक फैसला है। ये फैसला कि मैं सार्थ के पास जाके पूछूंगा, ये भी फैसला है। गुरु के पास जाने का भी फैसला है, किताब पढ़ने का भी फैसला है। गुरु जो बताए उसे मानने का भी फैसला है, किताब जो बताए उसे मानने का भी या ना मानने का भी फैसला है। तो अंत में आप किसी भी स्थिति में इस चुनाव से पीछे नहीं हट सकते। आप खुद को धोखा देते रह सकते हैं कि मैं चुनाव नहीं कर रहा, ये मजबूरी है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में चुनाव अंत में मेरा ही है। सार्थ ने ये सब कुछ अपने दर्शन में ही नहीं लिखा, वो उन्होंने जिया भी। सन 1929 में 24 साल की उम्र में उन्होंने सिमोन दे बोवार से एक समझौता किया। बोवार आगे चलकर 20वीं सदी की बड़ी फिलोसफर्स में से एक गिनी गई, वो भी अपने आप में काफ़ी महान फिलोसफर मानी जाती हैं, और ये दोनों का रिश्ता बड़ा यूनिक था। इन दोनों के रिश्तों में 3 शर्तें थीं। दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए ज़रूरी होगा, यानी नेसेसरी लव। दोनों को दूसरे रिश्ते बनाने की छूट होगी, यानी कंटिंजेंट लव। और तीसरी सबसे कड़ी शर्त, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। सार्थ ने इन शर्तों को 2 साल का करार कहा था। वो 2 साल 91 साल चले। कभी इन दोनों ने शादी नहीं की, कभी एक घर में भी अधिकतर नहीं रहे। दोनों अक्सर एक ही कैफे में अलग अलग मेजों पर बैठकर लिखते और फिर एक दूसरे को अपनी किताबें पढ़ाते, डिस्कशन करते और एक दूसरे की सबसे कड़ी आलोचना करते। सार्थ की भाषा में उन्होंने अपने रिश्ते का एसेंस खुद इजाद किया। अपने रिश्ते का महत्व, अपने रिश्ते की दिशा, अपने रिश्ते का स्वरूप उन्होंने खुद इजाद किया। उन्नीस 1944 में सार्थ का एक नाटक पेरिस में खेला गया। नाम था हुई क्लोज, अंग्रेजी में नो एग्जिट, यानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी यूं है कि 3 लोग मरने के बाद नर्क पहुंचते हैं। नर्क में जो चीज़ें होनी चाहिए वो लेकिन वहाँ नहीं है। कोई आग नहीं है, दहकता दरिया नहीं है, कड़ाई नहीं है, यंत्रणा देने वाला कोई नहीं है। बस एक साधारण सा कमरा है, ईंटों से बंद, खिड़कियाँ भी बंद हैं, एक भी शीशा नहीं है, बत्तियाँ कभी नहीं बुझती, बत्तियाँ जली रहती हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। 3 लोग एक साथ एक कमरे में रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। नाटक के आखिर में किरदार वो वाक्य कहता है जो सार्थ की सबसे मशहूर और सबसे शायद अक्सर गलत समझे जाने वाली लाइन है। वो कहते हैं हेल इज अदर पीपल, यानी दूसरे लोग नर्क हैं। इसका मतलब अब साधारण यही लगता है कि दूसरे लोगों के कारण जीवन में सारा दुख है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। अब देखिए कैसे दूसरे लोग नर्क हैं, क्यों। सार्थ के लिखे एक और सीन से इसे समझिए। अपनी किताब बीइंग एंड नथिंगनेस में सार्थ एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए रात का वक्त है, गलियारा, गलियारे के आखिर में एक बंद दरवाजा और दरवाजे में चाबी वाला एक छेद। एक आदमी उस छेद पर आंखें रखे खड़ा है। वो अंदर देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है इस किस्से में कि वो आदमी उस वक्त क्या है, और इसका जवाब ये है कि उस वक्त वो कुछ भी नहीं है, प्योर सब्जेक्ट है। उसके अपने दिमाग में उस वक्त अपनी मौजूदगी है ही नहीं। वहाँ सिर्फ वो नज़ारा है, वो दृश्य है जो सामने दिखाई दे रहा है। मान लीजिए एक चाबी वाले छेद से वो देख रहा है, जो दिख रहा है वही मौजूद है, केवल वो आवाज़ें मौजूद हैं जो उसे सुनाई दे रही हैं। वो अपने काम में इस तरह घुल मिल गया है कि उसके ऊपर कोई नाम नहीं चिपकाया जा सकता। वो शरीफ नहीं है, वो नामुराद नहीं है, वो जासूस नहीं है, वो तांग झांक करने वाला नहीं है। वो बस एक देखना है और कुछ नहीं। अब सोचिए, इसी पल सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आती है, कोई आ रहा है और कोई उस आदमी को देख लेता है। अब 1 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। अब वो देखना नहीं रहा, या सिर्फ देखना नहीं रहा, अब वो एक चीज बन गया है। अब वो आदमी है जो चाबी के छेद से झांक रहा है। वो नाम अब उस पर चिपक चुका है, और वो नाम उसने खुद नहीं चुना, किसी और की नजर ने उसे दे दिया। अब आप एक चीज हैं। सार्थ यही कह रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के आते ही
आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं, आप खुद एक चीज बन जाते हैं। और चीज कौन सी होती है? जो हमने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, चाकू। आप चाकू की तरह हैं, एक वस्तु है जिसका एग्जिस्टेंस बाद में आता है, पहले एसेंस आता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं होता। सार्थ कहते हैं कि जब वो तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति जब इस सीन में आता है और आपको देखता है तो उस पल एक चीज पैदा होती है, शर्म। मान लो वो कहे आपसे कि क्या देख रहा है, दूसरे के कमरे में क्यों देख रहा है, तो इससे पैदा होती है शर्म। और शर्म हमेशा किसी और की मौजूदगी में पैदा होती है, अकेले में शर्म का कोई मतलब नहीं होता। तो लोग करते क्या हैं? दूसरे लोग आपको एक तय रूप दे देते हैं, एक चाकू की तरह। वो आपको वो बना देते हैं जो चाकू या दवात जैसी चीज है। आपकी पूरी आजादी जबकि इस बात पर टिकी है कि आप तय चीज नहीं हैं, आप चाकू नहीं हैं, आप एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हैं, लेकिन दूसरे की नजर में आप एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये बात अब उसी कमरे में जाइए जो नर्क वाले कमरे की बात की थी, वहां कोई शीशा नहीं है, मतलब तीनों में से कोई खुद को देख नहीं सकता, वो सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खुद को देख सकते हैं। और जब खुद को जानने का इकलौता जरिया दूसरों की नजर हो तो वो कमरा नर्क बन जाता है, आग की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए सार्थ कहते हैं दूसरा नर्क है। इसी वीडियो को लीजिए, अभी एक शूट है, कैमरा है, स्क्रिप्ट है और मैं हूं, लेकिन ये वीडियो अपलोड होते ही मैं कुछ बन जाऊंगा, या तो बहुत अच्छा एंकर, बहुत अच्छा ज्ञानी, समझदार, या फिर कि बकवास है, बेकार है, बोरिंग है। लेकिन ये अभी मौजूद नहीं है, वो तब मौजूद होगा जब ये चीज एक सब्जेक्ट के हवाले होगी, जब तीसरा इस सीन में एंटर होगा। अभी कुछ नहीं है। साथ भी अपने जीवन में कुछ बनना नहीं चाहते थे, हालांकि बने, किसी के लिए हीरो, किसी के लिए दुश्मन। 1954 में अल्जीरिया में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। अल्जीरिया तब फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। अब फ्रांस के अंदर जिन लोगों ने इस लड़ाई का समर्थन किया, सार्थ भी उनमें से एक थे। उन्होंने कहा कि भाई अब मतलब मेन तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो फ्रेंच सैनिक अल्जीरिया के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते, उनको इस बात की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अब इसी बात पर लोग उनसे नाराज हो गए, या एक खास गुट जो अल्जीरिया को किसी हालत में फ्रांस के अंदर रखना चाहता था, तो वो सार्थ से नाराज हो गया और फिर 2 बार उनके घर पर बम फेंका गया। कहा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति शार्ल द गॉल से जब पूछा गया कि सार्थ को ये भड़काने के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, तो उन्होंने जवाब दिया था, वॉल्टेयर को गिरफ्तार नहीं किया जाता। वॉल्टेयर 18वीं सदी के एक फ्रेंच विचारक, एक लेखक थे और विचार की आज़ादी का बहुत बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। आज़ादी का चुनने का सार्थ के लिए क्या महत्व था, ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने साहित्य का नोबेल लेने से मना कर दिया था। सार्थ के इनकार के बाद अकादमी ने कहा कि विजेता के इनकार से फर्क नहीं पड़ता, इनाम आपका वैध है अभी भी। तो पुरस्कार सौंपा तो नहीं गया, लेकिन आज भी कागजों में सार्थ एक नोबेल विजेता है, एक ऐसा विजेता जिसने अपना इनाम कभी नहीं लिया। ये पहली बार नहीं था, 1945 में भी उन्होंने फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान लेने से मना कर दिया था। सार्थ का कहना था, ये एक ही बात नहीं है कि मैं किसी दस्तावेज के नीचे जॉन पॉल सार्थ लिखूं या जॉन पॉल सार्थ नोबेल विजेता। लेखक को खुद को एक संस्था में बदल जाने से मना कर देना चाहिए, चाहे ये सबसे सम्मानजनक तरीके से ही क्यों न हो रहा हो। बात पूरी वही है, अगर इंसान का कोई तय एसेंस नहीं है, इंसान का पहले से तय उद्देश्य नहीं है, तो वो हर दिन खुद को नए सिरे से चुनता है। वो कोई भी स्थायी पहचान अगर बना लेगा कि मैं नोबेल विजेता हूं, मैं बहुत अच्छा एंकर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो एक ट्रैप में फंस जाएगा। क्योंकि इंसान ऐसा नहीं है, वो चाकू जैसा नहीं है, वो हर दिन अपने आप को नए तरीके से गढ़ने के लिए आज़ाद है। सार्थ ने जिंदगी में लगभग कुछ नहीं जोड़ा, होटलों और किराए के कमरों में रहे, कैफे में बैठकर लिखते, जो पैसा आता बांट देते, कीमत शरीर ने चुकाई। 1950 के दशक में फ्रांस में एक दवा चलन में थी, कोरिड्रेन। अब ये दवा थोड़ा एडिक्टिव हुआ करती थी, दर्द निवारक थी, लेकिन एडिक्टिव भी हो सकती थी। इसलिए डब्बे पर निर्देश लिखा रहता था कि सुबह और दोपहर 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोली खाएं। सार्थ दिन में पूरी की पूरी डब्बी खत्म कर देते थे, 20 गोलियां। उसी हालत में 30 से 40 पन्ने लिख डालते। कोहेन सोलाल उनके 24 घंटों का हिसाब दर्ज करते हुए लिखती हैं, 2 पैकेट सिगरेट, कई पाइप, 1 लीटर से ज्यादा शराब, नींद की गोलियां,
कॉफ़ी और चाय। नतीजा 1973 की पतझड़ में दिखाई दिया। दाईं आंख बचपन से बेकार थी। 68 की उम्र में बाईं भी चली गई। लिखने वाला आदमी उसी दिन खत्म हो गया। शरीर 7 साल और चला। 15 अप्रैल 1980 की रात 9 बजे सार्थ की मौत हो गई। 4 दिन बाद जनाजा अस्पताल से निकला, उन्हीं मोहल्लों से होकर जहां वो 40 साल चलते फिरते बैठते लिखते रहे। कोहेन सोलाल लिखती हैं कि उस दिन 50,000 से ज़्यादा लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। लोग बच्चों को कंधों पर बिठा कर लाए ताकि उन्हें ये दिन याद रहे। भीड़ इतनी बेतरतीब थी कि धक्का मुक्की तक हुई और कहा जाता है कि एक आदमी तो खुली कब्र में ताबूत के ऊपर जा गिरा। कहा जाता है कि ये जनाजा आखिरी यात्रा सार्थ की जब एक मशहूर कैफे से सामने से गुजरी उसके, तो उनके वेटर बाहर आ गए और आगे आकर झुक गए। जिस आदमी ने जिंदगी भर हर सम्मान लौटाया, उसे आखिरी दिनों में वो सब मिला जिससे वो भागता रहा, और इस बार इनकार करने का कोई तरीका नहीं बचा था। सार्थ की फिलॉसफी आपको ये नहीं बताती कि आपको क्या करना चाहिए, जानबूझ कर नहीं बताती। वो सिर्फ एक काम करती है, वो आपके बहाने छीन लेती है। वो कहती है कि आपकी नौकरी, आपका शहर, आपकी आदतें, आपके रिश्ते ये आसमान से नहीं गिरे, आपने इन्हें चुना और हर रोज दोबारा चुनते हैं। आप इनसे खुश हो सकते हैं, इन्हें बदल सकते हैं, ऐसे ही चलते रहने दे सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये मेरा निर्णय नहीं था। इसी के साथ आज का मीमांसा का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी आनंद, और बाकी दोस्तों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुक्रिया।